ऐसे आप सब आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कल जो हमने वीडियो बनाई थी पंचायती राज के इतिहास के बारे में, तो हमने पढ़ लिया था कि जो पंचायत किसे बोलते हैं, ग्राम पंचायत किसे बोलते हैं। जो वर्तमान में जो है पंचायत के मुखिया को सरपंच बोला जाता है। जो ग्राम प्रशासन है उसमें जो उसका जिक्र किया गया था वैदिक सभ्यता में, उसको जो ग्राम का मुखिया था, जो ग्रामीण कहा जाता था। हमने पढ़ा था कि बौद्ध काल में भी इसका जिक्र था। और जो बौद्ध काल में जो ग्राम परिषद बनाई जाती थी उसके मुखिया को ग्राम पोषक बोला जाता था। फिर हमने पढ़ा था कि और सभा और समिति का वर्णन किया गया अर्थवेद में। जो समिति होती है जो आम लोगों की होती है, और जो सभा होती है वो खास लोगों की होती है। तो समिति के प्रमुख को ईशान बोला जाता था, ये भी हमने पढ़ा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था, उसमें भी जो ग्राम प्रशासन का जिक्र मिला है। फिर हमने पढ़ा था कि जो मौर्य काल है, गुप्त काल है, हर्षवर्धन के टाइम में भी गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया, तो आज पढ़ते हैं कि गुप्त काल की अगर हम बात करें, उसमें क्या होता था कि मुखिया के अतिरिक्त बहुत सारे और भी सदस्य होते थे, उनको पंचमंडलम कहा जाता था। गुप्त काल की बात कर रहे हैं, जो मुखिया के अतिरिक्त भी कई सदस्य होते थे जिन्हें पंचमंडलम कहा जाता है। और कई गांवों को मिलाकर के एक इकाई बनाई जाती थी जिसे पेट कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है, हमने ये पढ़ा, ठीक है। अभी आगे हम बात कर रहे हैं। तो वैसे मैं आपको ये बता दूंगा, जो ये नोट्स हैं वो करण सर ने बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए, तो मैं तो आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे मेन पार्ट है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य को स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। एक चोल साम्राज्य हुआ करता था दक्षिण भारत में, उसके अंतर्गत जो है स्थानीय शासन के लिए उसको बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। उस समय जो ग्राम स्वशासन की इकाई होती थी उसे उर कहा जाता था, उर कहा जाता था। अगर हम इनके प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करें तो किस तरह से हुआ करता था, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये देखिए चोलों की जो प्रशासनिक संरचना की अगर हम बात करें तो साम्राज्य होता था। साम्राज्य फिर आगे मंडल में बंटा होता था, मंडलम में, जो आज जैसे एक देश हो गया फिर राज्य हो गया। फिर जो मंडल होते थे वो कोट्टम में बने होते थे, कोट्टम यानी कि जो राजस्व मंडल होते हैं। फिर कोट्टम आगे नाडु में, नाडु मतलब नाडु उस टाइम का जिला हुआ करता था, जिला, ठीक है। और नाडु याद रखना है, नाडु को जिला, जिले के हिसाब से नाडु बना होता था। फिर आगे ये डिवाइड होता था कुर्रम में, नाडु को आगे डिवाइड किया जाता था कुर्रम में। और फिर आगे उसको ग्राम, उसको या उर महासभा या सभा बोल दिया जाता था, ठीक है। तो जो कुर्रम आगे जो डिवाइड होते थे वो ग्राम में, और ग्राम में उस टाइम को क्या बोला जाता था, उर। ये इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में भी आया हुआ है कि जो चोल साम्राज्य है उसमें जो ग्राम प्रशासन की इकाई को क्या कहा जाता है, तो उसमें ग्राम प्रशासन की इकाई को उर कहा जाता है। तो ये ढांचा आपको समझने की ज़रूरत है, एक बार देख भी लेना आपको स्क्रीनशॉट लेकर के किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जब हम मध्यकालीन ग्राम शासन की अगर हम बात करें, उसमें 3 प्रमुख अधिकारी होते थे। 3 प्रमुख अधिकारी कौन कौन से होते थे? एक था मुकद्दम था, एक था पटवारी, एक चौधरी। ये 3 तरह के अधिकारी हुआ करते थे। इन तीनों के अलग अलग काम थे। जैसे मुकद्दम जो है वो काम करता था प्रशासन का, सबकी देख रेख का काम जो है ये मुकद्दम के द्वारा किया जाता था। फिर एक पटवारी होता था, पटवारी जैसे आज हमारे पटवारी होते हैं, उसी टाइम भी थे, मध्यकाल में बात हो रही है। तो वो उसका काम था, जो कर है वो कर कलेक्ट करने का काम उसका हुआ करता था, यानी कि टैक्स कलेक्शन का काम, राजस्व संग्रह का काम उसका हुआ करता था। और जो चौधरी होते थे उनका काम था पंचों की सहायता से विवाद को समाधान करना, यानी कि कोई भी अगर उनके पास कोई ऐसा मसला आता है जिसमें लड़ाई झगड़े का, तो वो तो पंचों की सहायता करते थे, वो चौधरी कहलाते थे। अब बात आती है विजयनगर साम्राज्य में जो ग्राम प्रशासन था वो 12 अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत का एक साम्राज्य हुआ करता था जिसकी राजधानी हम्पी थी। और इसकी स्थापना जो है पूछ ली जाती है कि किसने की थी, तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 व्यक्तियों ने की थी। हरिहर और बुक्का, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य में ग्राम प्रशासन के 12 अधिकारियों के द्वारा ये चलाया जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था, अयंगर कहा जाता था। हम विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं जिसमें जो 12 अधिकारियों के द्वारा जो ग्राम प्रशासन चलाया जाता था उन्हें अयंगर कहा जाता था, ठीक है। अब हमने विजयनगर साम्राज्य की भी बात कर ली। देखो, मुगल काल के टाइम की अगर हम बात करें तो उसमें गाँवों को मावदा या देह कहा जाता था। 2 शब्द आपको याद रखना है मुगल काल से रिलेटेड, मावदा या देह, ठीक है। और उसी टाइम पे कुछ मतलब अलग अलग टाइप की भूमियाँ थी जिनको बांट दिया जाता था और उनको अलग अलग नाम दिया जाता था जो अलग अलग काम आती थी। जैसे खालसा भूमि है, जागीरी भूमि है, श्योरगुल भूमि है, ऐसे इनको नाम दिया जाता था। जो खालसा भूमि थी वो, उस पर क्या होता था कि जो केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता था, जो उस पर जो खालसा भूमि है उस पर केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता था। और जो जागीरी भूमि है वो क्या होती थी कि वो वेतन के बदले में दी जाने वाली भूमि थी, यानी कि आप वो भूमि किसी को गिरवी रख दो, उसके बदले में आपको एक प्रॉपर सैलरी मिलेगी, तो उसे जागीरी बोला जाता था। और श्योरगल भूमि जो है, जो कि आपको अनुदान में दे दी जाती थी,
यानी कि आपको गिफ्ट के तौर पर दी जाती थी, तो उसे शेरगुल भूमि बोला जाता था। बात करते हैं हम 1870 की। तो 1870 में क्या था कि मेयो ने एक प्रस्ताव दिया कि हमें स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे खजाने पर दबाव बढ़ रहा है। तो इस बढ़ते खजाने पर दबाव को देखते हुए इसे स्वीकार कर लिया गया। और जो रिपन था उसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि 1882 में उन्होंने सुधार किए थे, जो भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जो रिपन था उसने कई सुधार किए थे 1882 में, उसी को ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आगे क्या लिखा है कि बोर्डों में निर्वाचित 2/3 बहुमत की व्यवस्था, ये कुछ सुधार थे। और निकायों के अध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाना, ये उनके 2 प्रमुख सुधार थे। 1907 में एक कमीशन था केंद्रीकरण पर, रॉयल कमीशन। इसने पंचायतों के महत्व पर जोर दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया टाइम, तो वर्ष 1925 की बात है, उस टाइम तक क्या था कि 8 प्रांतों में और 1926 तक 6 देशीय रियासतों ने पंचायत कानून भी बना लिए थे। तो 1925 तक ये प्रभावी होने लगा था। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख भी किया गया है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें अनुच्छेद 40 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 246 जो है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है राज्य विधानमंडल को देता है। जो आर्टिकल 246 है उसमें ये लिखा है कि स्थानीय स्वशासन पर जो नियम बनाए जाएंगे, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड जो भी विषय हैं, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड जो भी विषय हैं, उस पर नियम बनाने की जो शक्ति है वो राज्य के विधानमंडल के पास है। ये किस में लिखा गया है? ये आर्टिकल 246 में लिखा गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ कि मद्रास नगर निगम, जो कि सबसे पुराना, सबसे पहला नगर निगम बनाया गया था 1687 में। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि मद्रास नगर निगम कब बनाया गया था? 1687 में। और संविधान में जो पंचायतों का वर्णन है वो गांधीवादी से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? गांधीवाद से। ये भी याद रखना है आपको। अब देखिए, आधुनिक टाइम की अगर हम बात करें कि आधुनिक टाइम में पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, किस तरह से ये उसने अपना सफ़र तय किया उसको संवैधानिक दर्जा मिलने तक। सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाए गए थे। और ये थे 1948 की गोरखपुर और इटावा योजना पर आधारित थे, और इसका सहयोग भी किया था अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन ने। आगे की जानकारी आपको दोस्तों सेकंड वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और सेकंड वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी।